हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर ज़बरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां फिजिक्स पढ़ने वाले हम बड़े ही सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ में, जहां फिजिक्स के हर एक राज की बात की जाएगी और जहां पर फिजिक्स का रटना माना है। उसी फिजिक्स की क्लास में आज मैं फिर एक बार हर बार की तरह लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। साथ ही साथ आप आईआईटी की तैयारी करिए या नीट की तैयारी करिए या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, वहां भी इससे रिलेटेड सवाल जरूर मिलने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आप वहां पर एक अच्छा मार्किंग वाला क्वेश्चंस छोड़ देंगे, और वही मार्किंग वाला क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन, हमारी परसेंटेज बनाने में हमारे को खूब कोऑपरेट करे। हो सकता है उसी की वजह से हम सिलेक्ट होते होते बच जाएं। आगे मेरी बात समझ में? तो आज की क्लास इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट क्लास रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की आज। इसके बाद 12th क्लास नीट, आईआईटी, एनटीएससी और ऑल बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप स्टेट लेवल बोर्ड में हो, चाहे आप नेशनल लेवल बोर्ड में हो, चाहे आप एनटीसी की तैयारी हो, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, मतलब जहां भी फिजिक्स का जिक्र होगा वहां पर इन कॉन्सेप्ट का बोलबाला होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं धांसू। तो आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होने वाली है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, और किरचॉफ लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल या स्पेशल प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम। तो किरचॉफ लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से या फिर आईआईटी, नीट, एनटीएससी में आने वाले न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, तो वो भी जरूरी है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है, तो कुछ ऐसा ही बहुत बेसिक से यानी जीरो से हीरो वाले लेवल की हम बात करेंगे वहां पर। तो नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है बड़ी धमाकेदार, बड़ी ही धांसू क्लास, तो मजा आने वाला है। 2-3 दिन लगातार बहुत कुछ होने वाला है, तो दिल थाम के बैठना है, पैसेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है, पूरा का पूरा फोकस यहां पर रखना है। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए बात करते हैं हमारी आज के टॉपिक की, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आज तक हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़े हों तब क्या होने वाला है। तो देखो, यदि आपने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ढंग से पढ़ा है तब तो फिर आएगा आपको मजा, और नहीं पढ़ा है तो आज आपको सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि आज ही आपको पता लगेगा कि आपने जिन चीज़ों को छोड़ा है, जिन कॉन्सेप्ट को आपने मिस किया है, वो कितने ज़रूरी है। तो डरना नहीं है, सरप्राइज होना है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से सारी क्लासेस आप आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन की बात की जाए तो सबको पता है, मतलब मैं पहले बता भी चुका हूँ, बहुत मजा आया था उस क्लास में भी, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे हमने, बड़ी धांसू बातें हुई थी उस दिन। ठीक है, कि जब करंट की वैल्यू सेम हो तो उस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास दो सेल है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध जो इलेक्ट्रोलाइट देता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ की वजह से जो प्रतिरोध पैदा होता है, जो रेजिस्टेंस पैदा होता है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल की वजह से, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध। और ये भी हमारा डिस्कशन का एक टॉपिक था जस्ट प्रीवियस क्लास में, जस्ट पीछे वाली क्लास में। मिस की है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको रिवाइंड जाना पड़ेगा, पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, तभी मजा आने वाला है। सेल दे रखा है हमें जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है R1, और यहाँ पर मैं एक और सेल ले लेता हूँ जिसका ईएमएफ है E2 और आंतरिक प्रतिरोध है R2।
दोनों सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना इन चीज़ों के, पढ़ा वरना मज़ा नहीं आएगा यार। मतलब मैं पढ़ा दूंगा लेकिन तुम बस रट लोगे, और फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स को आसान बनाना है तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और एक बार सीख गए तो वहाँ मज़ा आने वाला है, इतना ज़बरदस्त और इतना दासो मज़ा आने वाला है ना। इतना ईजी सब्जेक्ट आपको कभी भी कोई नहीं लगने वाला, बट उसके लिए पहले मेहनत लगेगी मेरे भाई। तो आ जाओ यहाँ पर, दोनों सेलों से जो करंट निकल रहा है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस पर। कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है और भी कोई चीज़ हो सकती है। तो देखो यहाँ पर देखो, एक ही सर्किट है, एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ता है तो करंट की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। और जब करंट की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी तो यहाँ पर वोल्टेज की बात करते हैं, तो कुछ टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टा इसकी रहेगी जिसको मैं लिख देता हूँ V1, और कुछ टर्मिनल वोल्टा इसकी रहेगी जिसको मैं लिख देता हूँ V2, और करंट में ले लेता हूँ I। करंट की वैल्यू ले लेता हूँ मैं I। ठीक है, टोटल वोल्टेज या टोटल करंट जो भी ये देंगे दोनों मिलकर, वो पास होगा यहाँ से गुजरेगा, और जब गुजरेगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव पतन होगा, जो होगा V=IR। अब देखिए, टोटल वोल्टेज ड्रॉप V जो होने वाला है वो इन दोनों वोल्टेज, इन दोनों पोटेंशियल, इन दोनों विभव के सम के इक्वल होने वाला है, तो V1 प्लस V2। अब ये देखिए V=V1 यहाँ पर क्या है, V1 यहाँ पर सेल 1 की टर्मिनल वोल्टता है, और सेल अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं, और जब डिस्चार्ज होते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है E1 माइनस IR1। यहाँ पर मैं I ले लेता हूँ। बात करते हैं आगे इसकी। यहाँ पर देखो, अब ये मत सोचना कि मैंने स्मॉल आई ले लिया, यहाँ पर कैपिटल आई ले लिया है, मैंने मान लिया और लिख दिया है। कोई बात नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर कैपिटल आई लिख दो, मैं भी सर्किट के करंट की ही बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, बात करते हैं सेल E2 की, और E2 के बारे में यदि बात की जाए तो टर्मिनल वोल्टता V2 है, टर्मिनल वोल्टेज V2, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E2 माइनस IR2। ये सब बता रखा है मैंने, तो ये जो चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है ये मत बनाओ यार, मज़ा नहीं आता ऐसे। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कितना टाइम लगेगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, सभी वीडियो सभी क्लासेज सीक्वेंस वाइज वहाँ पर दी हुई है, लिंक पर क्लिक करो और उसके बाद में सभी क्लासेस देखो। उसके बाद देखो क्या मज़ा आने वाला है आपको। अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड सिलेबस 1/3 पार्ट हो चुका है, 2/3 बचा हुआ है, और 1/3 में हमारी यदि ऐसी हालत है, अभी तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, अभी तो करंट दौड़ेगा, और जब करंट दौड़ेगा तो बाल खड़े होंगे, हाई वोल्टेज झटका लगने वाला है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है तो हवा भी नहीं लगेगी, और हवा लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड सीखना है, रटना नहीं है। तो पहले इनके सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। आगे मेरी बात समझ में, और यदि मज़ा आता है आपको पढ़ने में, लग रहा है कि कुछ आसान है बन रहा है, फिर ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे भाई एक शेयर तो बनता ही बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिले, आपका सपोर्ट मिले, ताकि मुझे किक मिले, मज़ा आए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। आगे मेरी बात समझ में, लूट सको तो लूट लो। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर बात करते हैं। देन V=E1 और E2 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, और इन दोनों में देखो मैं माइनस I कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2। माइनस कॉमन लेने से ये भी प्लस का हो गया है। ठीक है, देन V=, अब बात देखो क्या होने वाली है। I आपको पता रहेगा, R1 R2 आपको पता रहेगा, E1 E2 आपको पता रहेगा, तो फिर चाहिए क्या, इसका मतलब यही वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हो जाएगा। इस E1 प्लस E2 को मैं लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट, E तुल्य, मतलब सबका सम। यहाँ पर लिख देता हूँ I, और यहाँ पे लिख देता हूँ R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चले जाएंगे सब इक्विवेलेंट में, और अब वोल्टेज का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब यहाँ से नहीं तो इस फॉर्मूले से आसानी से किसी भी टाइप का
किसी भी लेवल का, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए 1 सेकंड में कर देंगे। बाकी रटना कुछ नहीं है, रट लिया तो समझ लो मर गए, आपको कुछ नहीं आने वाला वहां पर। आगे मेरी बात समझ में? श्रेणी क्रम बड़ा आसान है। आओ समांतर क्रम की बात करते हैं, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, फटाफट डायग्राम बनाना सीखो अपनी कॉपी में, नोट्स आपके हाथों में होने चाहिए, साथ के साथ वीडियो पोस्ट करके नोट्स भी बनाने हैं आपको, तब ही समझना कि आपका ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। नहीं तो आप कोशिश करोगे इसे पकड़ने की और ये हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा, आपकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती जाएगी और उसके बाद ये सब्जेक्ट आपके कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़ी खतरनाक कहानी है इसकी भी। ठीक है, आओ देखो, इसमें 2 सेल कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि दोनों से अलग अलग करंट फ्लो होता है, बट दोनों पर पोटेंशियल यानी विभव समान रहता है। ये लीजिए, ये बन गया है समांतर क्रम और यहाँ से करंट आ रहा है I1 और ये सेल हमें करंट दे रहा है I2। इसका EMF है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका EMF है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और ये दोनों करंट मिलकर बाहर आ रहे हैं और ये बना रहे हैं I, जो होता है I1 प्लस I2। ठीक है, मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ अच्छे से, I जो है I1 प्लस I2। ठीक है, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है। आगे देख लो भाई, अब इसके बाद ये सारा करंट फ्लो हो रहा है एक लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस यानी जहाँ तुम इसको यूज में लेते हो तो लोड रेजिस्टेंस V जो हो सकता है IR, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। जब करंट यहाँ से पास होगा तो हर रेजिस्टेंस की तरह इस रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव पतन होने वाला है। ठीक है, आगे देखो, बात करते हैं अब। यहाँ पर देखो, ये जो है V वो इस किनारे और इस किनारे के बीच का वोल्टेज ड्रॉप है, विभवांतर है। ठीक है, आगे देखो, ये किनारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं कह सकता हूँ ये विभव यहाँ पर भी आने वाला है और यहाँ पर भी आने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए मैं लिख देता हूँ V1 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं V2। बाकी आप खुद समझ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं V1 की बात करूँ, ठीक है, जो होता है हमेशा E1 माइनस IR1। डिस्चार्ज हो रहे हैं सेल और डिस्चार्जिंग में माइनस आता है और चार्जिंग में बीच में प्लस आता है। ठीक है, यहाँ से मुझे I1 की वैल्यू चाहिए तो I1 इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ, चूंकि वोल्टेज सेम होता है तो ये V2 V रहेगा और ये V1 भी V रहेगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर I1 की वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले I1 इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा E1 माइनस V और R1 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ध्यान से देखो, ये चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो E माइनस V हो जाएगा और ये IR1 जो यहाँ पर है उसमें R1 का डिवाइड लग जाएगा। सिमिलरली मुझे वैल्यू चाहिए I2 की, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ये लीजिए। ठीक है, अब देखो, सर्किट डायग्राम को देखूं मैं तो यहां पर मुझे लगता है कि I1 इधर आ रहा है और I2 इधर आ रहा है, तो I1 I2 मिलके बना रहे हैं करंट I। तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 की बात करते हैं तो ये रहा I1, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 की बात करें तो E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब थोड़ा आसान बनाता हूं मैं आपके लिए इसको। I इक्वल टू, सबको अलग अलग तोड़ लीजिए, तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, सॉरी R2 नहीं, R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। हो गया यहाँ पर काम।
अब देखना यहाँ पर I इक्वल्स टू ये E1 और E2 वाली टर्म्स को एक साथ ले लो तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इनको तो मैं एक साथ लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखो इसमें और इसमें V कॉमन है तो मैं माइनस का V कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1/R1 1/R2 प्लस का, ये लीजिए। ठीक है, समझ में आया? अब यही चाहिए हमें। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ डायग्राम को। ठीक है, आप पहले नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारी कहानी इसी डायग्राम में छिपी हुई है। यही हमारी मोनालिसा है, यही हमारे एक्सप्रेशन, हमें डेरिवेशन, हमारे जो आइडियाज़ है उसको पैदा करने वाली है। तो ये डायग्राम जिसको याद है उसको ये रटना नहीं पड़ेगा, और जिसको ये याद नहीं है वो ये कभी कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए। ये आ गया तो समझ लेना दुनिया की हर मुसीबत आपने पार कर ली है। ठीक है, आगे आ जाओ इधर। तो आई की बात करूं मैं यहाँ पर तो ये जो v वाली टर्म है उसको मैं इधर ले आता हूँ और i को मैं इधर ले जाता हूँ। तो इसका मतलब देखो मैं v वाली टर्म को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। i इधर चला जाएगा तो इधर देखो क्या क्या बचेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस i। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, R1 R2 आएंगे और यहाँ पर बनेगा R1 प्लस R2। एक ही बात है R2 प्लस R1 हो या R1 प्लस R2 हो, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिख दिया है। अब आपको भी सॉल्व कर लेना है। थोड़ा तो इंटेलिजेंट बनो, बादाम खाओ, हर स्टेप भी बताने लगूंगा तो बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा मेरे भाई। वहाँ 3 घंटे मिलने वाले पेपर के लिए। R1 से R1 कैंसिल हुआ, R2 बचा और यहाँ पर हो जाएगा E2। चलो मुझे कुछ आपको बताना है पहले, तो एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, चलो बाद में बात करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लो फिर आप। यही फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरा मत करना, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला जो आने वाला है वो कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। देखो कैसे, यहाँ बचेगा E1 R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो E1 R2 हो जाएगा, प्लस R2 से R2 कैंसिल हुआ, R1 बचा तो ये हो जाएगा E2 R1 माइनस का I। इसका आप डिवाइड दे दीजिए क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए V की, टर्मिनल वोल्टेज की। तो V इक्वल्स टू जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो ये चीज़ इसके यहाँ पर जाएगी, R1 R2 से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय, जैसे ही यहाँ पर आएगी R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा और ओनली ये बचेगा, तो इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस I। ये पूरी की पूरी टर्म डिवाइड में जाएगी यहाँ पर और जाकर हो जाएगी उल्टी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, R1 R2 R1 प्लस R2। ये लीजिए, ये मेरे पास वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो 2 सेल की बात थी। 2 सेल से ज़्यादा बात होती तो तुम क्या कर लेते, कुछ नहीं कर सकते थे। ये फॉर्मूले से आप कभी सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कहा है फॉर्मूला ये याद रखना। उसके बाद यदि आपके पास 3 सेल होते हैं तो यहाँ पर प्लस में लिख देना E3 अपॉन R3 और यहाँ पे प्लस में लिख देना 1/R3। 4 होते हैं तो E3/R3 प्लस E4/R4। इसी तरीके से E1 E2 E3 E4 तक लिखते जाना है और 1/R1 1/R2 1/R3 और 1/R4 तक लिखते जाना है। आगे मेरी बात समझ में? यहाँ समझ में नहीं आएगा तो इसको तो बस छोड़ दो, रटो मत, याद ये करो। सारे न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व होंगे। आगे मेरी बात समझ में? आसान है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस चौड़ी छाती करके जोश और जुनून के साथ खड़े हो जाना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। पहले मत हो जाना, वरना सवाल इतनी बड़ी धोबी पछाड़ देगा कि उठ नहीं पाओगे। सब्जेक्ट आपको वैसे भी नहीं आता, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट नामक या कॉन्सेप्ट वाला जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है वो यदि आपको चलाना आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो फिर देखो सवाल क्या पूरी फिजिक्स को ऐसी धोबी पछाड़ देने वाले हो तुम। ऐसे मार्किंग आने वाली है तुम्हारी कि चुटकियों में सॉल्व होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। अब यहां से भी सवाल निकल कर आते हैं तो मैं इस लास्ट टॉपिक की भी बात कर लेता हूं।
सबसे पहले बात करूंगा इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में समझने के लिए, याद करने के लिए। टोटल वर्क डन बाय ए सोर्स टू फ्लो करंट थ्रू सर्किट पर यूनिट टाइम। एकांक समय में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। तो एकांक समय में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट टाइम टू फ्लो द करंट, द वर्क इज डन बाय द सोर्स। विद्युत स्रोत द्वारा ही कार्य होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसे सर्किट में करंट फ्लो करना है। तो एक सेकंड में वो जितना कार्य करेगा वही कार्य, वही वर्क डन उसकी शक्ति कहलाएगा। और जो विद्युत शक्ति है ये एनर्जी लॉस को भी बताता है। किसको बताता है? एनर्जी लॉस। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है ये। तो देखो यहां पर पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, कार्य बटा समय। और वर्क इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए उसे चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, जो भी आप समझे, वहां लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर जाना पड़ेगा थ्रू दिस सर्किट। सर्किट से होते हुए, परिपथ से होते हुए, चक्कर काटते हुए उसे नेगेटिव से पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाना पड़ेगा। किसको? विद्युत स्रोत को, इलेक्ट्रिक सोर्स को, मतलब बैटरी को। और यही कार्य कहलाएगा, ठीक है, एक सेकंड में किया गया कार्य, यही कार्य एक सेकंड में किया गया कार्य कहलाएगा विद्युत शक्ति। ठीक है, तो V इंटू क्यू डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा और Q बाई T हो जाएगा I। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V एंड I मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन उठेंगे आगे। देखो, यदि मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो V इक्वल टू होता है IR और I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो V इक्वल टू IR यहाँ पर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। इसी प्रकार यदि इस V को ऐसे कैसे रखूं और I की वैल्यू रख दूं तो ये I की वैल्यू यहाँ आएगी, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये बन जाएगा पावर। ठीक है, इसके बारे में और बता देता हूं मैं। ये सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। इसके अलावा बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है वाट। और मतलब या वाट और जूल पर सेकेंड, ये भी इसकी यूनिट होती है। ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक। डायमेंशन की बात की जाए यानी वीमा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखो यहां पर जूल पर सेकंड में यहां लिख देता हूं जूल पर सेकंड, और जूल को लिखा जाता है न्यूटन मीटर और यहां आ जाएगा सेकंड। ठीक है, जूल को लिखा जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर की डायमेंशन होती है, न्यूटन की डायमेंशन होगी m1 L1 T-2, बच गया है मीटर, तो मीटर यानी L की पावर 1, नीचे बच गया है सेकंड, तो यहाँ पर आ गया T1। और जब आप सॉल्व करोगे तो m1 L1 हो जाएगा L2, T की पावर 1 है, ऊपर गई -1 है, अब हो जाएगा T की पावर -3। ये विद्युत शक्ति की विमाएँ हैं, डायमेंशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है।
ठीक है, अब थोड़ी और बात करते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं। लास्ट टॉपिक है तो जल्दी खत्म करना है, कर दूं रफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़े काम की चीज है, क्योंकि यहीं से हमारे घर का मीटर का बिजली का बिल आता है, जो हर महीने बिजली वाले दे जाते हैं, और यहाँ पर पसीने आना चालू हो जाते हैं कि इतना महंगा बिजली का बिल कैसे आ रहा है। तो आ जाओ बात करते हैं उसी बिजली बिल की, पता तो लगे सही बिल आया है या नहीं आया है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत शक्ति, सॉरी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। और बाय डेफिनेशन में लिख सकता हूं टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सोर्स टू फ्लो इलेक्ट्रिक current through circuit in a given time interval, या टाइम पीरियड लिख सकते हैं, फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। कईयों की बुक में क्या है, कईयों की बुक में क्या है, सिंपल मैंने यहां पर लिख दिया, तो मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर। किसी निश्चित समयांतराल के लिए विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य। ये लीजिए, किसी भी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, जो भी कार्य किसी दिए हुए टाइम के लिए, वही कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टोटल वर्क डन टू फ्लो द करंट, टोटल वर्क डन टू फ्लो द करंट फॉर ए टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक दिए हुए टाइम के लिए जब आप करंट फ्लो करते हो, और करंट फ्लो करने के लिए जो आप वर्क डन करते हो, जो कार्य करते हो, वही कार्य कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहां पर देखिए पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W/T, तो यहां पर T को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P × T। पहली चीज W इक्वल टू, बात करें P की, P इक्वल टू होता है VI, तो VIT, यहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो W इक्वल टू V की जगह लिख सकता हूं मैं IR, तो फॉर्मूला हो जाएगा I²RT। समझ गए मेरी बात? और आगे चलते हैं, तो W इक्वल टू इस I की जगह लिख सकता हूं मैं V/R बाय ओम्स लॉ, तो मैं इस I की जगह यदि वैल्यू रखूं यहां पर, तो ये बन जाएगा V²RT। ये ले लीजिए, आई मेरी बात सुने, ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही करता है, स्केलर है या वेक्टर है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। बात करते हैं यूनिट की, यूनिट यानी मात्रक, उसका मात्रक क्या होने वाला है ध्यान से देखना, अभी समझ जाओगे। यहां पर वाट आएगा, यहां पर सेकंड आएगा, तो इसकी यूनिट हो सकती है वाट सेकंड। यहां पर लिख देता हूं मैं वाट सेकंड, लेकिन हम इसे और तरीके से भी यूज करते हैं, और वो होती है किलोवाट आवर। हम ये भी यूज कर सकते हैं,
किलो वाट घंटा, ये भी काम में आ सकती है। इसके अलावा देखो हमारे घर में जो बिजली बिल आता है वो किलोवाट आवर में ही आता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारे घर में आ चुकी होती है, इतनी एनर्जी हमको दे दी जाती है। और लेकिन हमारा बिल तो आता है यूनिट में, तो जो तुम्हारा 1 यूनिट बिजली बिल आता है, 1 यूनिट, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। आगे मेरी बात समझो, थोड़ा सा इसके आगे बात करता हूं। देखो रफ कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, बड़े काम की चीज है ये। यहीं से बात करेंगे, फटाफट समझ में आएगा भी। देखो ये जो 1 किलोवाट आवर होता है, जिसे आप 1 यूनिट भी कहते हैं, जो आपके घर में बिजली बिल आता है, उसके अंदर छिपा होता है 3.6 × 10⁶ जूल। बहुत काम की चीज़ है ये, आराम से इसको सॉल्व करके देखना, मिलेगा आपको, इतनी एनर्जी इसके अंदर छिपी होती है, ठीक है। थोड़ा इसके भी आगे बात करते हैं, बड़ी काम की चीज़ है। 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट आपको बिजली बिल निकालना है, तो जो नोट में लगा रहा हूं यहां पर ध्यान से देखना, नोट बड़ी काम की चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूं बड़ी काम की चीज़ है, तो यहां पर देखना नोट में क्या लिखने वाला हूं। आपके पास आएगा क्वेश्चन कि हम पंखा चलाते हैं, मैंने यहाँ पे लाइट जला रखी है आपके लिए, आई थिंक 20 वाट की लाइट अभी है, और ये 4 घंटे 5 घंटे चलने वाली है। तो 20 वाट की लाइट डेली 5 घंटे चलती है, और पूरे महीने का बिल हमें निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देना, यूनिट का बिल आएगा तो टोटल यूनिट, कुल यूनिट कितना ये खाएगी, उसके लिए आ जाएगा PhD बटा 1000, PhD बाय 1000। इसमें P जो होता है वो होता है पावर, यानी शक्ति, कितने वाट का आपका बल्ब है। मेरी जो लाइट है वो 20 वाट की है अभी, ठीक है, तो ये मेरा 20 वाट हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 वाट, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। R यानी कितने घंटे जलेगी, और मैं लगभग आपके लिए फ्री क्लास देने के अलावा कोचिंग पढ़ाना, जॉब करना, मतलब ये सब मिलाकर भी देखूं तो आपके वीडियोस के लिए 3-4 घंटे, और फिर क्लास के लिए तो अप्रोक्सीमेटली ये 5 घंटे कम से कम ये खाएगी, चलेगी लाइट। और बात करते हैं डे यानी दिन, कितने दिन का बिजली बिल चाहिए, और हमें तो 1 महीने के लिए चाहिए, तो 30 डेज। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं सीधा सीधा यूज़ करता हूँ, 20 वाट 5 घंटे चलता है, 30 दिन के लिए बिल चाहिए 1000, 1 2 5 और ये 10 कैंसिल हो गए, पूरा पूरा 10 कैंसिल हो गया। मेरे पास यहाँ पर बचा है 3 यूनिट, एक ही बल्ब है, तो कम से कम इतना तो खाएगा ही खाएगा। आगे मेरी बात समझे, 20 वाट है, 5 घंटे चलता है, 30 दिन का बिजली बिल चाहिए, तो 20 और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, और ये 3 बच गया, ये 3 यूनिट बिल हो गया है। तो मतलब इतना बिल खाएगा ही खाएगा, ये समझाने के लिए था, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत कुछ सवाल आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। सेलों के संयोजन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और भी बहुत कुछ चीज़ों से रिलेटेड मैं लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी बड़ी ही शानदार, बड़ी दास और बड़ी मज़ेदार, और उसके बाद बैक टू बैक सुपर हिट क्लास होने वाली है, क्योंकि वहां हम पढ़ने वाले हैं सुपर डुपर हिट, सबसे टफ और सबसे घुमाने वाला लेकिन सबसे आसान कॉन्सेप्ट, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम बड़े मज़ेदार है, बट जब तक हमें पकड़ में नहीं आएंगे, जब तक हम उनके कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, तब तक बस वो हमें घुमाते ही रहेंगे, और जब हम घूमेंगे समझ लीजिए तब हमारा सत्यानाश होने वाला है। क्योंकि एक बार यदि उसमें घूम गए तो मर के मिट जाओ, कितना पच लो, आपके पास आंसर नहीं आने वाले। बट मैं बताने वाला हूँ आपको 0 वाला लेवल, और आप सोल्व करेंगे हीरो वाला लेवल। आ गई मेरी बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना मेरे भाई, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय।